हेलो फ्रेंड्स, 1 फरवरी 2022 को आम बजट यानी कि यूनियन बजट पेश हो चुका है। बजट में इंडिया के फ्यूचर को देखते हुए आगे 25 साल का प्रोजेक्शन किया गया है। ये जो बजट आया है ये ब्रांड इंडिया का बजट है। लोक लुभावन योजनाएं इस बजट में नहीं लाई गई हैं। ये एक प्रोजेक्शन लेके चला गया है कैसे इंडिया को डेवलप करना है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है और किस तरह ब्रांड इंडिया बनाना है। मैं सी अभिषेक जैन आपको इस वीडियो के माध्यम से बजट में अनाउंस की गई चीजों के बारे में बताऊंगा। जो मेजर अनाउंसमेंट है बजट के द्वारा वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बजट 2022 हाइलाइट्स। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बजट 2022 हाइलाइट्स। सबसे पहले बात करेंगे हम डायरेक्ट टैक्स के बारे में, यानी इनकम टैक्स के बारे में। इनकम टैक्स के अंतर्गत एक नया प्रोविज़न लाया जा रहा है जिससे टैक्स पेयर अपने रिटर्न को अपडेट कर सकता है अगर उससे अपना रिटर्न बनने में कोई गलती हो गई है और वो अगर एडिशनल टैक्स का पेमेंट करना चाहता है तो जो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है जिसका रिटर्न वो अपडेट करना चाहता है वो 2 साल के भीतर ऐसा कर सकता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट टैक्स पेयर्स को ये है कि कभी अगर उनकी गलती से रिटर्न में इनकम दिखाना रह गई है तो वो इस अपडेटेड रिटर्न के माध्यम से अपनी वो इनकम रिटर्न में कंसीडर कर सकते हैं और जो भी एडिशनल टैक्स का पेमेंट है वो इसके माध्यम से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ बजट में लाई गई है वो है इंसेंटिव पीरियड 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया उन स्टार्टअप्स के लिए जिनका इनकॉर्पोरेशन सेक्शन 80 IAC के अंतर्गत हुआ है। उनको इंसेंटिव का बेनिफिट 31 मार्च 2023 तक मिलेगा। अब बात करते हैं डिजिटल असेट्स के बारे में। डिजिटल असेट्स कौन से होते हैं? जैसे क्रिप्टो करेंसी है, उस पर अब गवर्नमेंट 30% टैक्स लगाएगी। अब तक इस बारे में कुछ क्लियर नहीं था कि क्रिप्टो करेंसी पर क्या टैक्स देना है और कितना देना है, लेकिन गवर्नमेंट ने अब क्लियर कर दिया है कि क्रिप्टो करेंसी पर या कोई भी डिजिटल जो असेट्स है उस पर 30% की दर से वो टैक्स लेगी। दूसरी बात, डिजिटल असेट्स के केस में कोई भी खर्चा अलाउ नहीं किया जाएगा। केवल उस डिजिटल असेट को परचेज करने में जो भी कॉस्ट आई है उसको माइनस करके जो भी प्रॉफिट आएगा उस पर टैक्स देना होगा। डिजिटल असेट से अगर कोई लॉस होता है तो उस लॉस को किसी और इनकम के अगेंस्ट में सेट ऑफ नहीं कर सकते। डिजिटल असेट्स पर 1% का TDS भी काटा जाएगा। डिजिटल असेट्स अगर किसी को गिफ्ट में मिलती है तो उसका टैक्सेशन उस पर्सन के हैंड्स में होगा जिसने वो गिफ्ट रिसीव की है। अब आगे चलते हैं। कॉर्पोरेट सरचार्ज को 12% से घटाकर 7% किया जाएगा। कोई भी सेस या सरचार्ज को बिजनेस एक्सपेंडिचर की तरह अलाउ नहीं किया जाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के केस में ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स यानी AMT को 15% तक रिड्यूस किया जाएगा जिससे कि टैक्सेशन की पैरिटी को कंटिन्यू रखा जा सके। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अभी तक क्या होता था कि NPS के केस में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता था सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के केस में उसका 14% के बराबर डिडक्शन मिलती थी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में वो 10% तक रेस्ट्रिक्टेड थी। तो अब उसको भी 14% किया जा रहा है जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के बीच पैरिटी बनी रहे। डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के जो पेरेंट्स हैं या गार्जियंस हैं तो वो एन्युटी का बेनिफिट अपने लाइफ टाइम में ले सकते हैं जब वो 60 साल की एज को अटेन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। अगर किसी पर्सन की कोई अनडिस्क्लोज इनकम सर्वे और सर्च में पाई जाती है तो उससे कोई भी ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस सेट ऑफ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो अब बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेशन की, कस्टम और GST के बारे में। पहले बात करते हैं GST की। GST में सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट के सेक्शन 16, 34, 37, 39 एंड 52 में अमेंडमेंट किया गया है। ये जो सेक्शन है वो ITC से रिलेटेड थे जिसमें अमेंडमेंट, करेक्शन, अपलोड ऑफ इनवॉइसेस और नोट्स
जो भी है उनका अगर कोई क्रेडिट हमारा पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में रह जाता है तो हम उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 30 सितंबर तक अभी क्लेम करते थे, लेकिन उस पीरियड को बढ़ाकर 30 सितंबर की जगह 30 नवंबर कर दिया गया है। ये टैक्स पेयर के लिए एक काफी अच्छा बेनिफिट है। अब बात करते हैं सीजीएसटी के सेक्शन 29 के बारे में, जो कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन की बात करता है। अगर कोई कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन अपना एनुअल रिटर्न जो पीरियड है एनुअल रिटर्न भरने का नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की 30 अप्रैल उसके तक नहीं बढ़ता और नेक्स्ट 3 महीने के भीतर भी नहीं बढ़ता तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। अदर जो टैक्स पेयर्स हैं जिनके लिए ये पीरियड 6 महीने का होता था, यानी वो कंजिक्यूटिव 6 मंथ की अगर अपनी जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं करता था तो उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता था, तो अब उस 6 महीने के पीरियड को घटाकर 3 महीने का कर दिया गया है। नेक्स्ट जो अमेंडमेंट किया गया है वो सेक्शन 38 में किया गया है, जो जीएसटीआर 2 से डील करता था। जीएसटीआर 2 को रिप्लेस कर दिया गया है जीएसटीआर 2A एंड 2B से। इस सेक्शन की जो नई हेडिंग होगी वो होगी कम्युनिकेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट। जीएसटीआर 5 जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के द्वारा भरा जाता था उसकी डेट नेक्स्ट मंथ की 20th तारीख हुआ करती थी, उसको घटाकर 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ कर दिया गया है। अब बात करते हैं कस्टम की, तो कैपिटल गुड्स पर जो इंपोर्ट कंसेशनल इंपोर्ट ड्यूटी हुआ करती थी उसको हटा दिया गया है और उसकी जगह इनिशियल रेट ऑफ 7.5% का इम्पोज कर दिया गया है। 350 से ज्यादा एग्जेम्पशन जो इंपोर्ट करने पर थी एग्री प्रोडक्ट्स, केमिकल्स और ड्रग्स वगैरह के केस में, उनको गवर्नमेंट ने डिसकंटिन्यू कर दिया है। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि अपने यहाँ चीजों की मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया जाएगा और अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। इसके अलावा फोन चार्जेस, ट्रांसफार्मर एसेट्रा पर कंसेशनल ड्यूटी दी गई है, जिससे अपने यहाँ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले। कस्टम ड्यूटी ऑन इमिटेशन ज्वेलरी वाज रेज्ड टू डिस्करेज देयर इंपोर्ट्स, यानी कि जो इमिटेशन ज्वेलरी थी जो चाइना वगैरह से ज्यादातर इंपोर्ट होती थी उस पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है, जिससे कि इंपोर्ट जो है डिस्करेज हो और अपने यहाँ उसकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले। ड्यूटी ऑन स्पेसिफाइड लेदर पैकेजिंग बॉक्सेस पर रिड्यूस कर दी गई है। इसके अलावा जो पॉलिश डायमंड और जेम्स होते थे उन पर जो कस्टम ड्यूटी थी उसको 5% तक रिड्यूस किया जाएगा। एडिशनल एक्साइज ड्यूटी ₹2 पर लीटर ऑन अनब्लेंडेड फ्यूल लगाई जाएगी टू एनकरेज फ्यूल ब्लेंडिंग, यानी कि जिससे कि ब्लेंडेड फ्यूल एनकरेज हो उसकी वजह से ₹2 पर लीटर अनब्लेंडेड फ्यूल पर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही साथ इस बजट में एमएसएमई को हेल्प करने के लिए जो कस्टम ड्यूटी की एग्जेम्पशन थी स्टील स्क्रैप पर उसको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है और मेथनॉल पर कस्टम ड्यूटी को घटा दिया गया है। ये तो थे इनडायरेक्ट टैक्सेस के अमेंडमेंट्स। अब बात करते हैं कि एजुकेशन के सेक्टर में गवर्नमेंट ने क्या किया है। कोविड की वजह से एजुकेशन का सेक्टर बहुत अफेक्ट हुआ है, बच्चों की एजुकेशन नहीं हो पा रही है, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, तो गवर्नमेंट भी डिजिटली एजुकेशन को बढ़ावा दे रही है। उसके लिए उसने 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम स्टार्ट किया है। ये प्रोग्राम पीएम ई विद्या स्कीम के तहत किया जाएगा। इसमें कक्षा 1 यानी क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों के लिए 12 से लेकर 200 टीवी चैनल स्टार्ट किए जाएंगे। इसके साथ ही स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी जा रही है कि वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी चैनल स्टार्ट करें, इसलिए इनकी संख्या 200 तक रखी गई है, जिससे कि हर बच्चे को उसकी भाषा में एजुकेशन मिल सके। तो ये ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कदम है कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो वो इनके माध्यम से भी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन एजुकेशन पर फोकस करते हुए गवर्नमेंट डिजिटल यूनिवर्सिटी के सेटअप की ओर कदम बढ़ा रही है। गवर्नमेंट चाहती है कि एक डिजिटल यूनिवर्सिटी बने जो हब एंड स्पोक मॉडल का यूज करते हुए बनाई जाएगी। इसके अलावा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, रोड्स, रेलवे, लॉजिस्टिक की बात करें तो उसके लिए भी बहुत कुछ गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। जैसे 400 नए वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी 3 साल के भीतर, 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स डेवलप किए जाएंगे नेक्स्ट 3 इयर्स के अंतर्गत, और
फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में 4 कॉन्ट्रैक्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के जो पीपीपी मॉडल पे होंगे वो अलॉट किए जाएंगे। इसके अलावा 25,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे का नेटवर्क बनाया जाएगा 2022-2023 में। हर घर जल योजना के अंतर्गत 9.25 करोड़ हाउस होल्ड को जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है और फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंतर्गत 50,000 करोड़ का बजट अलोकेट किया गया है 4.25 करोड़ घरों को स्वच्छ जल प्रोवाइड कराने के लिए। इसके अलावा पीएम आवास योजना को 40,000 करोड़ रुपए दिए गए जिसके अंतर्गत 80 लाख बेनिफिशियरी आइडेंटिफाई किए गए जिनको गवर्नमेंट घर प्रोवाइड कराना चाहती है। इसके अलावा केन बेतवा रिवर को लिंक करने के लिए 44,650 करोड़ रुपए का अमाउंट रखा गया है एस्टिमेटेड। इसके अलावा पीएम गति शक्ति जो स्कीम है उसके 7 इंजन है, रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज और लॉजिस्टिक इंफ्रा जिस पर हैवी काम किया जाने वाला है। 2000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क तैयार किया जाएगा जिसको कवच स्कीम के अंतर्गत सेफ्टी प्रदान की जाएगी और 2022 में ही 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन किया जाएगा और ये सारी चीजें PLI स्कीम के अंतर्गत की जाएंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन को इम्प्लीमेंट करना चाह रही है गवर्नमेंट। ये भारत जैसे देश में बहुत ही अच्छा कदम है जहां पर्सन रहने वाला कहीं और का है और बिजनेस कहीं और कर। गवर्नमेंट के द्वारा MSME के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम को बढ़ा दिया गया है। इसकी डेट बढ़ा के मार्च 2023 कर दी गई है। ये स्कीम कोविड के टाइम पर शुरू की गई थी जिसकी के द्वारा हम MSME को हेल्प कर रही थी गवर्नमेंट कि जो MSME है कोविड से इम्पैक्ट हुए हैं उनको फाइनेंशियली हेल्प किया जा सके। इसके लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम लाई गई थी, उसको डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। गवर्नमेंट प्रोडक्ट लिंक्ड स्कीम के तहत 14 सेक्टर को इंक्लूड कर रही है जिसके अंतर्गत 50 लाख नई जॉब और एडिशनल 30 लाख करोड़ के प्रोडक्शन का एस्टिमेट किया गया है। इसके अलावा एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट उन स्टार्टअप को फाइनेंस प्रोवाइड कराएगी नाबार्ड के थ्रू जो एग्रीकल्चर और रूरल एंटरप्राइज हैं, जो FPOs को सपोर्ट करते हैं, फार्मर प्रोड्यूस को सपोर्ट करते हैं, उनके वैल्यू चेन सिस्टम में इन्वॉल्व्ड हैं, वो किसी ना किसी तरह से फार्मर्स को सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको फाइनेंस प्रोवाइड कराएगी। इसके अलावा जो कंपनीज होती हैं उनका जो वॉलंटरी बाइंड अप है उस प्रोसेस को इजी करने के लिए उसका बाइंड अप का जो प्रोसेस है उसको 2 साल से घटा के 6 महीने का करने का गवर्नमेंट ने कोशिश की है जो इस बजट में उन्होंने अनाउंस किया जिससे कि कॉर्पोरेट एग्जिट इजी हो जाए और लोग ज़्यादातर कॉर्पोरेट की तरफ अट्रैक्ट हो सकें। इसके अलावा केमिकल फ्री फार्मिंग पर गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान है, तो जो गंगा कॉरिडोर है उसके 5 किलोमीटर के भीतर वो इस पर फोकस करेगी और केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देगी। इसके अलावा गवर्नमेंट ने 2030 तक 280 गीगावाट सोलर जनरेशन का लक्ष्य रखा है जिसके लिए 19,500 करोड़ रुपए PLI स्कीम के तहत अलॉट किए हैं। इसके अलावा सोलर ग्रीन बॉन्ड्स इशू करे जाएंगे ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए। इसके अलावा भी बजट में गवर्नमेंट ने बहुत कुछ दिया है, जैसे गवर्नमेंट RBI के द्वारा डिजिटल रुपी इशू करेगी। डिजिटल रुपी ब्लॉकचेन सिस्टम को यूज करते हुए इशू किया जाएगा। इससे इंडिया की इकोनॉमी को बहुत ही बूस्ट मिलेगा क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी में फिजिकल रुपीज का चलन बहुत है। जब फिजिकल रुपीज की जगह डिजिटल करेंसी ले लेगी तो इंडिया की इकोनॉमी एकदम से ग्रो करेगी। इसके अलावा गवर्नमेंट ई-पासपोर्ट पर काम कर रही है जिसको 2022 और 23 में वो इम्प्लीमेंट। इसके अलावा गवर्नमेंट 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट सेटअप करेगी 75 डिस्ट्रिक्ट में कॉमर्शियल बैंक की मदद से। इसके अलावा 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसों को कोर बैंकिंग सिस्टम से कनेक्ट किया जाएगा क्योंकि अभी जो हमारा पोस्ट ऑफिस है वो बैंकिंग सिस्टम से कनेक्टेड नहीं है, तो जो यंग जनरेशन है वो पोस्ट ऑफिस से दूर जा रही है। तो गवर्नमेंट इनको भी कोर बैंकिंग सिस्टम में लेके आएगी जिससे कि यहाँ भी रियल टाइम ट्रांजेक्शन किया जा सके और कहीं से भी ट्रांजेक्शन किया जा सके। आपका खाता एक पोस्ट ऑफिस में है तो आपको किसी और भी पोस्ट ऑफिस से ट्रांजैक्शन करने की फैसिलिटी मिल सके, इसके लिए ये गवर्नमेंट का बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। इसके अलावा गवर्नमेंट 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करेगी जिससे कि जो
चाइल्ड हेल्थ है उसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सके, कुपोषण जैसी बीमारियों से लड़ा जा सके और अपने यहाँ जो बच्चों की स्वास्थ्य दर है उसको बढ़ाया जा सके। तो ये सारी चीजें थी जो गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी, ये सारे जो मेजर पॉइंट्स है मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।